प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 2024 के आम चुनावों के लिए एजेंडा तय कर दिया है। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र के 2 बड़े वादे, कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे और अयोध्या में भव्य राम मंदिर पर वचन पूरा करने के बाद बारी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की थी। और भोपाल में पार्टी के एक कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत में जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इस मुद्दे को मुसलमानों से जोड़कर कांग्रेस सहित विपक्ष पर चोट की। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे सीधे मुद्दे पर आ गए। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? लोगों से इस सवाल का मनमाफिक जवाब मिला तो पीएम मोदी ने संविधान की बात छेड़ दी। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने संविधान की दुहाई देकर हर बात का विरोध करने वाले विपक्ष पर इसी के जरिए निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में देश के दूसरे हिस्से के पार्टी कार्यकर्ता से भी वर्चुअली जुड़े थे और लखनऊ से रीना नाम की एक महिला कार्यकर्ता ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विरोधी दलों के रवैये को लेकर सवाल पूछ लिया। मौका मिला तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने प्रधानमंत्री ने यूसीसी का गलत इस्तेमाल करने वालों को वोट बैंक का भूखा करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पिछड़े पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठाकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर वार किया। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। बात निकली तो पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों से हो रहे भेदभाव के बहाने मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग पर भी निशाना साधा। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूँ। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। जाहिर है आने वाले चुनावों में बीजेपी की कोशिश मुसलमानों के एक तबके को साथ लाने की है। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री ने पसमानदा के साथ ही 3 तलाक जैसे मुद्दे पर भी बात की, जिसे मुस्लिम महिलाओं के हित में बताया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो उन्हें यूनिफॉर्म सिविल लॉ के तथ्यों के बारे में समझाएं, ताकि वो अपनी भलाई करने वालों को पहचान सके। यही नहीं, पीएम मोदी ने इसी नजरिए से वंशवादी पार्टियों पर भी हल्ला बोल दिया। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देश के बच्चों की भलाई के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील कुछ इस अंदाज में कर डाली। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। जाहिर है वंशवाद के बहाने प्रधानमंत्री ने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक विपक्ष की कई पार्टियों को घेरा। चूंकि प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर भ्रष्टाचार और वंशवाद के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला और इसीलिए विपक्ष के तमाम दल प्रधानमंत्री पर पलटवार करने सामने आ गए।
और विपक्ष को ये समझते देर नहीं लगी कि बीजेपी एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ ही यूसीसी जैसे मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने वाली है। इसलिए कांग्रेस ने काउंटर अटैक किया। You answer about the unemployment. You answer about the poverty. You answer about the price rise. चूंकि प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों के साथ ही भ्रष्टाचार और वंशवाद पर भी विपक्ष की दुखती रग दबाई, इसलिए समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के तर्कों के साथ सामने आई। देश के प्रधानमंत्री जी से आज बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल पूछा जा रहा है तो वो यूसीसी पर जवाब दे रहे हैं। इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी ने पसमानदा मुसलमानों पर पीएम की चिंता को चुनावी बताकर बीते दिनों महाराष्ट्र में 2 मुसलमानों के मॉब लिंचिंग पर सवाल खड़े किए। 2 मुसलमानों को जो पसमानदा मुसलमान है 10 दिन के अंदर उनको मॉब लिंचिंग कर रहे गौरक्षक। जाहिर है बीजेपी ने जो चुनावी बिसात बिछाई है उसे तोड़े बगैर मिशन 2024 में मोदी को नहीं हराया जा सकता। बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव किया। 2024 में महागठबंधन बनाने की कोशिशों के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। आज दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मुंबई में उद्धव गुट के शिव सैनिकों पर बीएमसी अधिकारी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। दावा है कि उद्धव गुट के नेता उनके बांदा ऑफिस पर कार्रवाई से नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने बीएमसी स्टाफ से बदसलूकी की। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस ने शातिर बदमाश गुफरान को एनकाउंटर में ढेर किया। गुफरान प्रतापगढ़ का रहने वाला था और उस पर हत्या, लूट, डकैती समेत 13 से ज्यादा केसेस दर्ज थे। पुलिस ने गुफरान पर 1,25,000 का इनाम भी घोषित किया था। दक्षिण 24 परगना के गांव रायदीगी के बीजेपी अध्यक्ष को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही गाड़ी से उतारकर पीटा। पंचायत चुनाव में टिकट देने को लेकर हुए विवाद के बाद कार्यकर्ताओं ने ये हमला किया। पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से भारत के कई हिस्सों में इस समय हालात बेहद खराब हो गए हैं। आसमान से बरसी इस आफत से पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक लोग प्रभावित हुए हैं। इसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा तिनके की तरह टूटकर गिर पड़ा। जिस समय पहाड़ की चट्टान दरकी उस समय वहां कई लोग मौजूद थे जो समय रहते पीछे हट गए। इसी बीच पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। रास्ते पर पहाड़ का मलबा गिरते ही वहां चारों तरफ धूल का गुबार छा गया, जिससे कुछ भी देख पाना मुश्किल हो गया और लोग दोनों किनारों पर फंस गए। हमारा नया एनएच बन रहा है, इस पर समले 2 के पास जो है लैंडस्लाइड हुई है, अभी वो क्लियर नहीं हुई है। आज शाम तक हमें उम्मीद है कि उसको क्लियर कर दिया जाएगा। लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो गया था, लिहाजा प्रशासन ने मशीनों की मदद से पत्थरों को हटाकर वहां से लोगों के निकलने के लिए रास्ता बनाया। भारी बारिश और बादल फटने की घटना की वजह से हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी नुकसान हुआ है। बर्बादी की बारिश का सैलाब जहां से भी गुजरा अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया, जिसकी एक तस्वीर मंडी के एक गांव से सामने आई, जहां बादल फटने के बाद वहां हर तरफ मलबा और कीचड़ नजर आया। इस तबाही में वहां पंचायत भवन की इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई, साथ ही आवाजाही के रास्ते भी बंद हो गए। वहीं मंडी के कई इलाकों में हुई लैंडस्लाइड से मुश्किलें और बढ़ गईं। यहाँ पर जो है पठानकोट नेशनल हाईवे है, यहाँ पर जो है सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है। इसके साथ ही चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी जाम लगा हुआ है। वहीं रास्तों पर घंटों तक फंसे पर्यटकों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। शाम से रुके हुए हैं यहाँ पर मंडी में और बहुत परेशानी है, काफी बड़ा जाम लगा हुआ है। यहाँ पर खाने की प्रॉब्लम आ रही है, पब्लिक काफी है। बताया गया कि कुछ रास्तों को खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। उत्तराखंड के कई जिले भी कुदरत के इस कहर का शिकार हुए। भारी बारिश ने वहां न सिर्फ पहाड़ों की चट्टानों को खिसका दिया, बल्कि कई घरों को भी इससे भारी नुकसान पहुंचा, जिसकी एक तस्वीर उत्तरकाशी से सामने आई है, जहां भारी बारिश की वजह से कुछ मकानों में दरारें पड़ गईं। इन दरारों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वहां कोई भूकंप आया हो, जिससे पहले जमीन में दरारें पड़ी और फिर वही दरारें मकानों की दीवारों को तोड़ती हुई निकल गई। मकानों में आई ये दरारें इतनी बड़ी थी कि जमीन से लेकर छत तक उसका असर साफ दिखाई दिया और ऐसा लगा कि मानो मकान कभी भी भरभरा कर गिर जाएंगे। आफत की इस बारिश की एक तस्वीर धारचूला से भी सामने आई है, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिसने भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क को भी बंद कर दिया। लेकिन इसे लोगों की मजबूरी ही कहा जाएगा, जो जान जोखिम में डालकर उस मलबे के ऊपर से आवाजाही करने को मजबूर दिखे। धारचूला में काली नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। भारी बारिश से सिर्फ पहाड़ी इलाके ही नहीं बल्कि मैदानी इलाके भी बेहाल नजर आए।
गुजरात के खेड़ा इलाके में बादल इस कदर बरसे कि वहां नाडियाद इलाका पानी पानी हो गया और सड़क पर ऐसा सैलाब आया कि उसे देखकर लगा कि मानो वो कोई टापू हो। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर इस सैलाब से ब्रेक लग गया। सड़कों पर पानी कमर तक भर गया। लोगों की गाड़ियां पानी के बीचों बीच फंसकर बंद हो गईं, जिन्हें बारिश के बीच लोग धक्का देकर ले जाते नजर आए। सड़कों पर बहता पानी एक दरिया की तरह दिखाई दिया, जिसके बीच से निकलकर जाना लोगों की मजबूरी बन गया। हालत ये हो गई कि लोगों के सिरों पर छाता और पैरों के नीचे सैलाब। कुछ लोगों ने इससे बचने के लिए ट्रैक्टर का सहारा भी लिया, जिसमें बैठकर वो अपनी मंजिल तक जाते नजर आए। बड़ी बात यह है कि कुछ घंटों की इस बारिश ने वहां ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी, जिसकी वजह से शहर का ऐसा कोई भी कोना नहीं दिखा जहां सड़कों पर पानी ना भरा हो। गाड़ियां सड़क पर बंद हो गईं और लोग आफत की इस बारिश का शिकार हो गए। महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से वहां सड़कें समुद्र बन गई। हालात ये हो गए कि पूरा शहर टापू में तब्दील हो गया। शहर में ऐसा कोई कोना नहीं दिखा जहां पानी कमर तक न भर गया हो, जिसकी वजह से लोगों को उसी पानी में कमर तक डूब कर जाने को मजबूर होना पड़ा। पानी इतना ज्यादा था कि वो मकानों और दुकानों तक में भर गया, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ लोग छाता लेकर इसी पानी के बीचों बीच से होकर गुजरते दिखे, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगा कि उनके लिए वहां एक एक कदम रखना बेहद मुश्किल था। वहीं पानी का बहाव भी काफी तेज था, जिसमें पड़ा लापरवाही का एक कदम लोगों को बड़ी मुश्किल में डाल सकता था। वहीं जो लोग गाड़ियों से गुजरे उनके लिए भी सफर आसान नहीं था। इस जलभराव के दौरान सड़क पर कुछ मेन होल भी खुले हुए नजर आए, जिनसे किसी बड़े हादसे की संभावना और बढ़ गई। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी वहां लोगों को इस मुश्किल से निकालने के लिए पहुंचा दिखाई नहीं दिया। पहले बिपरजॉय तूफान और अब बारिश और बाढ़ की वजह से सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। सब्जियों के दामों में ऐसा उछाल आया कि कल तक 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जिससे आम लोगों की रसोई का बजट बुरी तरह से बिगड़ गया। प्री मानसून की शुरुआत के साथ ही सब्जियों के दामों में आए इस भारी उछाल का असर देश भर में दिखाई दिया। जम्मू में खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने इसके लिए कारोबारियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। और आज मैं आ रहा हूँ, आज 80-90 से नीचे कोई दाम नहीं उतरा है, क्योंकि आगे ईद आने वाली है। इन्होंने भी व्यापारियों ने मंडी बढ़कर भाव चढ़ा दिया। उधर मुंबई में भी लोगों ने सब्जियों के बढ़े दामों पर नाराजगी जताई। 80 रुपए किलो है तो उधर 100 रुपए 110 रुपए किलो लेना पड़ता है। वो पे गरीब लोग को क्या परवड़ेगा, वो कुछ परवड़ेगा ही नहीं। वो सब अभी मिर्ची परसों 100 रुपए 160 आज तक 300 रुपए 2.5 किलो इधर से लेके जाने को उधर क्या ले सकता है गरीब लोग। वहीं कुछ लोगों ने सब्जियों के बढ़े दामों को लेकर सरकार से राहत के कदम उठाने की मांग की, क्योंकि अचानक सब्जियों के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए कि आम लोगों के लिए उसे खरीद पाना एक चुनौती बन गया। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में हुई बारिश जो है वो सब्जियों के दाम बढ़ने की एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मंडियों में सब्जी खरीदने पहुंचे लोग दाम सुनकर हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि 4 दिन पहले जो सब्जी 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रही थी वो अब 100 के पार हो गई है। वहीं दुकानदारों के मुताबिक बारिश की वजह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं। बारिश की वजह से महंगा और कुछ नहीं, और कोई रीजन नहीं है सर, बारिश की वजह से। बस बारिश की वजह से माल खराब हो गया, सड़ गया, किसानों का नुकसान हो गया बहुत किसानों का, इस मारे महंगा है। यूपी के कानपुर में भी लोग सब्जियों के बढ़े दामों से नाखुश दिखाई दिए। 100 रुपए टमाटर हो गया है, डबल रेट हो गया, डबल और तिबल रेट हो गया हर सब्जी का। बताइए गरीब आदमी कैसे खाएगा और कैसे जिएगा। उधर हैदराबाद में भी लोगों ने इसे मिडिल क्लास पर बोझ बताया। आम आदमी मिडिल क्लास वाला कैसा जिएगा, स्कूल का फीस भरेगा, किराया भरेगा, आखिर कैसा जिएगा। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी हेल्प नहीं मिल रहा। कर्नाटक, तमिलनाडु समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी सब्जियों के बढ़े दामों से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मॉनसून की पहली बारिश के साथ ही सिर्फ 4 दिनों के अंदर सब्जियों के दामों में भारी उछाल आ गया। सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि दूसरी सब्जियों के दाम भी आसमान पर पहुंच गए। मॉनसून से पहले और अब के दामों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा उछाल टमाटर के दामों में आया है, जो 20 से 30 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 100 से 120 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। शिमला मिर्च जो 30 से 40 रुपए प्रति किलो थी वो अब 70 से 80 रुपए प्रति किलो हो गई। फूल गोभी भी जो 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी वो अब 160 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 20 से 30 रुपए में मिलने वाली तुरई बढ़कर 70 से 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। लौकी की कीमत ने भी रफ्तार पकड़ी और 40 रुपए से बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई, जबकि 20 से 30 रुपए प्रति किलो में बिकने वाली भिंडी के भाव अब 80 रुपए के पार पहुंच गए हैं। महंगाई की इस मार में अदरक का रंग भी बदला। जो अदरक पहले 160 रुपए में मिलता था वो अब 300 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। महंगाई की इस रेस में खीरा भी पीछे नहीं रहा। 20 रुपए वाला खीरा बढ़कर 70 से 80 रुपए प्रति किलो पर मिल रहा है। मणिपुर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी किया है।
मणिपुर की बीरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर नो वर्क नो पे नियम लागू करने का फैसला किया है। हिंसा के चलते कई सरकारी संस्थानों में कर्मचारी काम पर नहीं लौटे हैं। मणिपुर में असम राइफल्स के जवानों ने हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक हथियारों को मणिपुर में हिंसा फैलाने के लिए म्यांमार के रास्ते लाया जा रहा था। मुंबई में एक स्कूटर पर 7 बच्चों को सवारी करवाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर युवक का बच्चों के साथ वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। गाजियाबाद की गॉड होम सोसाइटी में लिफ्ट खराब होने से हड़कंप मच गया। अचानक लिफ्ट बंद होने से 9 लोग फ्लोर के बीच में फंस गए। करीब 15 मिनट तक चली कोशिशों के बाद लोगों को लिफ्ट से निकाला गया। लोगों का आरोप है कि मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं और तब भी हालात ऐसे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देशों से मिली फटकार से पाकिस्तान के हालात जो है वो तिलमिलाया हुआ है। तमतमाए पाकिस्तान ने अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की तो बदले में उसे अमेरिका से दोबारा खरी खरी सुननी पड़ गई। असल में बाइडेन की मौजूदगी में अमेरिका भारत के साझा मंच से दुनिया के सामने पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान की नस्तावा दी। चूंकि ये भारत अमेरिका की तरफ से जारी साझा बयान था, इसलिए आलोचना शुरू होने पर कुछ देरी से पाकिस्तान की नींद टूटी और सोमवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख एंड्रयू शॉफर से बयान पर डिमार्शे मांगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत अमेरिका के साझा बयान को भ्रामक बताया। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका को ऐसे बयान जारी करने से बचना चाहिए। ऐसे बयान को पाकिस्तान के खिलाफ भारत की आधारहीन और राजनीति से प्रेरित नैरेटिव के प्रोत्साहन के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि बयान में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ बेहतर तालमेल, समझ और भरोसे का भी दावा किया गया। लेकिन आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अमेरिका को आंख दिखाए, ये भला दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को कैसे कबूल हो सकता है? और इसीलिए पाकिस्तान की हरकत का जवाब देने में अमेरिका ने देरी नहीं की। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने डेली ब्रीफिंग में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर दोबारा फटकार लगाई और कुछ आतंकी संगठनों के नाम गिनाकर कार्रवाई को कह डाला। We have also been consistent on the importance of Pakistan continuing to take steps to permanently disband all terrorist groups, including Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and their various front organizations. साझा बयान पर पाकिस्तान की आपत्ति के बावजूद अमेरिका ने लगे हाथ ये भी साफ कर दिया कि आतंकवाद पर आईना दिखाने का काम वो जारी रखेगा। We will raise the issue regularly with Pakistani officials and will continue to work together to counter mutual terrorist threats as we discussed during our March 2023 CT dialogue. जाहिर है पाकिस्तान की गिदड़ भभकी का अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान को किस बात पर ऐसी चिढ़ मच गई कि उसने अमेरिका को नसीहत देने की कोशिश कर डाली। इसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा है, जिसका हर लम्हा पाकिस्तान की छाती पर सांप की तरह लौटता रहा। और इसकी अति तो तब हो गई जब पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन ने साझा बयान के जरिए पाकिस्तान को दुनिया के सामने अपने शब्दों से तमाचा लगाने का काम किया। यकीन न हो तो साझा मंच से जारी साझा बयान के एक एक शब्द को गौर से सुनिए। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। अब अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री जब सीमा पार आतंकवाद का जिक्र करें तो पाकिस्तान को अपने जख्मों पर नमक और मिर्च मले जाने का एहसास तो होगा ही, और ऐसा हुआ भी। यही नहीं, इसी मंच से कुवैत का जिक्र छेड़कर भारत ने आतंक परस्त मुल्क की सारी हेकड़ी भी निकाल दी। हमने क्वाड पार्टनरशिप के साथ मिलकर इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपना समन्वय बढ़ाने पर विचार साझा किए। साझा मंच से आए ऐसे बयानों के जरिए अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान को साफ कर दिया था कि उसकी सीमा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। वर्ल्ड कप के दौरान जिस महामुकाबले का पूरे क्रिकेट जगत को इंतजार है वो 15 अक्टूबर को खेला जाएगा, क्योंकि 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। पूरे देश के क्रिकेट फैंस के साथ दिग्गजों को भी इस महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। मैं भी उम्मीद करूंगा कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो, और ये भी उम्मीद करूंगा कि लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल में मैंने 32 टिकटें बांटे थे, इस बार शायद सेक्रेटरी साहब मुझे ज्यादा दे दें। हालांकि भारत में हो रहे वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम यहां आएगी, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप में खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एशिया कप में भारत के मैच श्रीलंका में करवाए जा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन मैचों की मेजबानी छीनने से नाखुश है। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब इस वक्त कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है। पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर्स भी पीसीबी से अपील कर चुके हैं कि वो भारत में वर्ल्ड कप खेलने के
लिए अपनी टीमें ना भेजे। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत पहले से ही खस्ता है। ऐसे में ये लगभग नामुमकिन है कि वो वर्ल्ड कप का बहिष्कार करें। आईसीसी की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर को होगी। पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड और रनर अप रहे न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच 8 अक्टूबर को चेन्नई में होगा, जहां उनकी टक्कर ऑस्ट्रेलिया से होगी। 11 अक्टूबर को भारत का दूसरा मैच अफगानिस्तान से होगा। ये मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा। और 15 अक्टूबर को होगा वर्ल्ड कप का सुपरहिट मुकाबला, जब अहमदाबाद में भारत के सामने पाकिस्तान की टीम होगी। भारत का चौथा मुकाबला 19 अक्टूबर को पुणे में होगा, जहां उसके सामने बांग्लादेश की टीम होगी। अपने 5वें मैच में टीम इंडिया की टक्कर न्यूजीलैंड से होगी। ये मुकाबला 22 अक्टूबर को धर्मशाला में खेला जाएगा। भारत का छठा मैच 29 अक्टूबर को लखनऊ में होगा और सामने होगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। टीम इंडिया का 7वां मैच 2 नवंबर मुंबई में खेला जाएगा, जहां वर्ल्ड कप की दूसरी क्वालिफाइड टीम से होगा ये मैच। इसके बाद 5 नवंबर को कोलकाता में भारत की भिड़ंत दक्षिण अफ्रीका से होनी है, जबकि 11 नवंबर को टीम इंडिया बेंगलुरु में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम से भिड़ेगी। भारत में होने वाला क्रिकेट का ये महाकुंभ 1.5 महीने तक चलेगा। इस दौरान 10 टीमें देश के भारत के 10 अलग अलग शहरों में कुल 48 मैच खेलेंगी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को उम्मीद है कि इस बार के वर्ल्ड कप में कई नए रिकॉर्ड्स बनेंगे। यार वर्ल्ड कप में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बेहतर प्रेशर हैंडल करता है, शायद इसलिए भी जीतता है। और पाकिस्तान के ऊपर भी वो बर्डन है कि हम कभी जीते ही नहीं है वर्ल्ड कप, तो उस माइंडसेट से आते हैं कि क्या इस बार जीतेंगे। तो मेरे ख्याल से इंडिया आर फेवरेट्स। सेमीफाइनल मुकाबले 15 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। बारिश या मौसम की वजह से सेमीफाइनल या फाइनल नहीं खेला जा सका, तो उसके लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। If I want to pick 4 teams, Australia, England, India and Pakistan, these are the semi-finalists. अगर भारत इस बार वर्ल्ड कप जीतता है तो ये तीसरा मौका होगा। इससे पहले कपिल देव की कप्तानी में 1983 में और महेंद्र धोनी की कप्तानी में 2011 में भारत क्रिकेट का विश्व विजेता बन चुका है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी करने से पहले आईसीसी ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को शानदार तरीके से लॉन्च किया। खास बात यह रही कि इस बार ये ट्रॉफी अंतरिक्ष में लॉन्च की गई, जिसके लिए इस खूबसूरत ट्रॉफी को एक खास तरह के गुब्बारे की मदद से पृथ्वी से 1,20,000 फीट ऊंचाई पर स्थित स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचाया गया। इसके बाद ये ट्रॉफी आसमान में सफर करते हुए अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंची। वर्ल्ड कप ट्रॉफी के स्पेस से स्टेडियम तक के सफर की तस्वीरें गुब्बारे में लगे 4K कैमरों में कैद होती रही। इसके बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अहमदाबाद से मुंबई पहुंची, जहां आईसीसी के अधिकारियों ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान किया। वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफी अब टूर पर निकलेगी और अगले 2 महीनों में 18 देशों का सफर करने के बाद 4 सितम्बर को भारत वापस आएगी। व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर ग्रुप के विद्रोहियों को माफ कर दिया है, जबकि इस विद्रोह को उन्होंने एक बड़ी साजिश करार दिया। जनता को दिए संबोधन में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को सरकार के खिलाफ भड़काया गया। पुतिन ने यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो चाहते थे कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह के दौरान रूसी नागरिक एक दूसरे को मारें और रूस तबाह हो जाए। Именно такого исхода братоубийства хотели враги России и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось. विद्रोहियों के पीछे हटने के बाद राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में पुतिन ने कहा कि उन्होंने वैगनर लड़ाकों को माफ कर दिया है। Потребовалось и время, в том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, понять, что их действия решительно отвергаются обществом и каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили. पूरी दुनिया ने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को अपने प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिनी के आदेश पर मॉस्को की तरफ बढ़ते देखा था, लेकिन अचानक उन्होंने हमला करना बंद कर दिया और वापस यूक्रेन लौट गए थे। बताया जा रहा है कि विद्रोह के दौरान पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से बातचीत की, जिसके बाद लुकाशेंको ने प्रिगोजिन से मध्यस्थता की पेशकश की। प्रिगोजिन ने लुकाशेंको की बात मानते हुए अपने लड़ाकों को पीछे हटने का आदेश दिया, जबकि रूस प्रिगोजिन के खिलाफ विद्रोह के मामले वापस लेने पर राजी हुआ। इसके अलावा वो इस बात पर भी सहमत हुआ कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि राष्ट्र के नाम संबोधन में भी व्लादिमीर पुतिन वैगनर लड़ाकों और उनके कमांडरों के विद्रोह खत्म करने के फैसले का स्वागत करते नजर आए। Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Остановились
у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. यही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने मध्यस्थता के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का भी शुक्रिया अदा किया। Признательны президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक अहम बैठक भी बुलाई। उन्होंने रूस के टॉप अधिकारियों के साथ इस बैठक में वैगनर ग्रुप के विद्रोह पर एक लंबी चर्चा की। जबकि इस बैठक में रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी शामिल हुए। सर्गेई शोइगु पुतिन की बातों को बड़े ध्यान से सुनते दिखाई दिए। हालांकि सर्गेई ही वो शख्स हैं जिनकी वजह से वैगनर ग्रुप ने सशस्त्र विद्रोह किया था। दरअसल वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के इशारे पर यूक्रेन में रूसी सेना ने वैगनर लड़ाकों को धोखे से मारा। यही नहीं, सर्गेई शोइगु ने वैगनर ग्रुप के साथ भेदभाव करते हुए हथियारों की आपूर्ति भी रोक दी थी। इसके बाद येवगेनी प्रिगोजिन ने मांग की थी कि पुतिन सर्गेई शोइगु को उनके हवाले कर दे। यही नहीं, रूस में अपनी ही सेना के खिलाफ विद्रोह करने के बाद पहली बार वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का बयान सामने आया। एक ऑडियो संदेश में उन्होंने कहा कि विद्रोह का मकसद वैगनर ग्रुप के विनाश को रोकना था, न कि पुतिन के खिलाफ कोई साजिश रचना। Несмотря на то, что мы не проявляли никакой агрессии, по нам был нанесен ракетный удар. И сразу после этого отработали вертолеты. Около 30 человек, бойцов ЧВК «Вагнер», погибли. Это послужило триггером того, что незамедлительно Совет командиров принял решение, что мы должны выдвигаться немедленно. रूस के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन ने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ये भी कहा कि शोइगु की वजह से ही उनके लड़ाकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। प्रिगोजिन ने दावा किया कि सर्गेई शोइगु की वजह से यूक्रेन में रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को कामयाबी नहीं मिल पा रही। यही नहीं, उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के फैसले पर भी सवाल खड़े किए। Мы остановились в тот момент, когда первый штурмовой отряд, подошедший на 200 километров к Москве, развернул свою артиллерию, сделал разведку местности, и было очевидно, что в этот момент прольется много крови. Поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, она достаточна. विद्रोह समाप्त होने के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में प्रिगोजिन ने इस दावे को दोहराया कि वैगनर ग्रुप रूस में और यहां तक कि दुनिया में सबसे प्रभावी लड़ाकू बल था। लेकिन 24 फरवरी 2022 के बाद उसकी साख को बट्टा लग गया। फिलहाल वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन है कहां, किसी को पता नहीं है। उन्होंने टेलीग्राम पर अपना ऑडियो संदेश भले ही जारी किया हो, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि विद्रोह समाप्त होने के बाद प्रिगोजिन पुतिन के रवैये से नाराज हैं। वो चाहते हैं कि पुतिन रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के खिलाफ एक्शन लें। वो चाहते हैं कि सर्गेई को रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया जाए। कयास भी लगाए जाने लगे कि जनरल जुमिन को पुतिन नया रक्षा मंत्री बना सकते हैं। लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें शोइगु को एक हेलीकॉप्टर में और फिर यूक्रेन में रूसी सैनिकों की स्थिति का निरीक्षण करते दिखाया गया। इससे कहीं न कहीं ये जाहिर होता है कि पुतिन को अभी भी सर्गेई शोइगु पर ही भरोसा है और वो उन्हें रक्षा मंत्री के पद से नहीं हटाने वाले। रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बीच यूक्रेन ने युद्ध के कई मोर्चों पर किला फतेह कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया कि उनकी सेना कई इलाकों को रूसी कब्जे से मुक्त करा चुकी है। जेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि यूक्रेन की सेना डोनेट्स्क और ज़पोरिज़िया को चारों तरफ से घेर चुकी है। Донеччина, Запоріжжя, наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні по всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. इसके अलावा जेलेंस्की ने देशवासियों को बताया कि अमेरिका और पश्चिमी देश उनकी लगातार मदद कर रहे हैं, जिसके बूते वो पुतिन को मात दे देंगे। Наради з генералами Зубанич, Тарнавський, Содаль, Сирський, кілька оперативних рішень. Ще раз обговорили створення корпусу
морской пехоты, все детали четкие, абсолютно зрозумілі. वहीं खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को $50 करोड़ की सैन्य सहायता देने वाला है, जिसमें 50 से अधिक भारी बख्तरबंद वाहन और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने वाली मिसाइलें भी शामिल होंगी। उधर रूस ने भी यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर आंखें तरेरते हुए बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास किया। रूस के फाइटर जेट बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरते नजर आए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस युद्धाभ्यास का वीडियो भी जारी किया, जिसमें Su-27 लड़ाकू विमानों को टैक्सी करते और फिर एक अज्ञात जगह से उड़ान भरते दिखाया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के जरिए बताया कि इस दौरान बाल्टिक फ्लीट के फाइटर जेट्स ने हवाई हथियारों से क्रूज मिसाइलों और दुश्मन के विमानों पर गोलीबारी का अभ्यास किया। दरअसल रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटिश वायुसेना के 2 फाइटर जेट रूसी सीमा के नजदीक ब्लैक सी के ऊपर उड़ान भरते देखे गए थे, जिसके बाद रूस ने बाल्टिक सागर में अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। वैसे भी बाल्टिक सागर रूस और यूक्रेन के बीच जंग का एपिसेंटर बन चुका है, जिसकी समुद्री सीमा रूस, फिनलैंड, नॉर्वे और पोलैंड से मिलती है। पाकिस्तान में भारी बारिश आफत का सबब बन गई है। प्री मानसून ने पाकिस्तान के कई शहरों में तबाही मचा रखी है। लाहौर, नारोवाल और शेखपुरा में बारिश की वजह से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं मलबे में दबने और बिजली गिरने की वजह से अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। चीन की राजधानी बीजिंग में जहां एक तरफ गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण चीन के सिचुआन प्रांत में बारिश और भूस्खलन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लैंडस्लाइड की वजह से 900 लोग प्रभावित हुए हैं और वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में एंटी अमेरिका रैली का आयोजन किया है। कोरियाई युद्ध की सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम में कई लोग अमेरिका विरोधी पोस्टर्स लेकर पहुंचे और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गृह युद्ध के खतरे और यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूसी सेना ने एक बार फिर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रूस की वायुसेना ने बाल्टिक सागर के ऊपर युद्धाभ्यास किया, जिसमें Su-27 लड़ाकू विमान भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी और इसके साथ ही देश में कुल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से जुड़ा मुख्य कार्यक्रम भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर हुआ। चूंकि देश के गौरव इन ट्रेनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना था, इसलिए भोपाल इसके लिए सज-धज कर तैयार नजर आया और तय वक्त पर प्रधानमंत्री जैसे ही रानी कमलापति स्टेशन पहुंचे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां स्वागत के लिए मौजूद दिखे। स्वागत की औपचारिकता पूरी होते ही प्रधानमंत्री खुद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर पहुंच गए, जहां उन्होंने ट्रेन के कर्मचारियों से हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत की। इस दौरान ट्रेन के अंदर मौजूद कर्मचारी प्रधानमंत्री को कुछ तोहफा देते भी नजर आए। रानी कमलापति से जबलपुर के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस में कुछ स्कूली बच्चे भी मौजूद थे, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला आनंद उठाने पहुंचे थे। पीएम मोदी इन बच्चों से देर तक बातचीत करते दिखे। इन ट्रेन से पहले देश को 15 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल चुकी है। देश को तेज रफ्तार ट्रेन देने का सपना देखने वाले मोदी हर बार खुद इस सौगात को देने के लिए मौजूद रहते हैं और इस बार भी यही हुआ। और जैसे ही प्रधानमंत्री रानी कमलापति स्टेशन पहुंचे, इस लम्हे का गवाह बनने पहुंचे लोग नारे लगाने लगे। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने भोपाल की बजाय दूसरी जगहों से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई, उनमें एक खजुराहो से भोपाल के रास्ते इंदौर के बीच चलेगी, दूसरी गोवा के मंडगांव से मुंबई के बीच, तीसरी धारवाड़ से बेंगलुरु के बीच, जबकि चौथी झारखंड के हटिया से बिहार के पटना के बीच चलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पहली ट्रेन में सफर करने वालों का प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। इस सौगात से स्थानीय लोग इतने गदगद दिखे कि उत्साह में उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री अगले कार्यक्रम के लिए जैसे ही निकलने लगे, उत्साहित लोग हाथ हिलाकर उन्हें शुक्रिया कहते दिखाई पड़े। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों को अब सेल्फ बैगेज ड्रॉप की सुविधा मिलेगी। यानी यात्रियों को अब बैगेज चेक इन करवाने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। आमतौर पर बैगेज चेक इन काउंटर पर सामान
ड्रॉप करने और पर्ची कटवाने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन सेल्फ बैगेज ड्रॉप की सुविधा शुरू होने के बाद ये काम 1 मिनट से भी कम समय में हो जाएगा। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 की चेक इन लाइन पी में ये सुविधा शुरू की गई है। चेक इन लाइन पी में 14 सेल्फ बैगेज ड्रॉप मशीनें लगाई गई हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों को पहले अपना बोर्डिंग पास और बैगेज टैग का प्रिंट लेना होगा। इसके बाद यात्रियों को अपना बैगेज टैग चेक इन करने वाले लगेज में लगाना होगा और सेल्फ बैगेज ड्रॉप मशीन तक जाना होगा, जहां मशीन यात्री के लगेज का वजन बताएगी। यात्रियों को यह तय करना होगा कि उनके लगेज में कोई भी प्रतिबंधित चीज तो नहीं है। सेल्फ बैगेज ड्रॉप मशीन पर लगेज रखने के साथ ही वो फ्लाइट में लोडिंग के लिए चला जाएगा। ये सुविधा अभी इंडिगो एयरलाइंस से उड़ान भरने वाले यात्रियों को ही मिल रही है, लेकिन जल्दी बाकी एयरलाइंस के यात्रियों को भी सेल्फ बैगेज ड्रॉप की सुविधा मिलने लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन को लेकर बड़ी डील के बाद पाकिस्तान डर से कांप उठा है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने प्रीडेटर ड्रोन की काट तलाशनी शुरू कर दी है, जबकि जानकारी के मुताबिक उसकी ये तलाश एक बार फिर चीन तक ही रहने वाली है। खबर है कि पाकिस्तान की सेना चीन से CH-4 मानव रहित ड्रोन ले सकती है। पाकिस्तान के पास पहले से ही 3 CH-4 ड्रोन मौजूद हैं। CH-4 ड्रोन ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह प्रीडेटर ड्रोन करता है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से ये ड्रोन बदनाम है। लेकिन इस सब के बावजूद भारत से होड़ में पाकिस्तान चीन से अब 4 और ऐसे ड्रोन खरीदना चाहता है। यही नहीं, पाकिस्तान ने चीन से CH-4 ड्रोन के लिए हथियारों की सप्लाई करने की मांग भी की है। पाकिस्तान की नौसेना ने चीन से कहा है कि वो 8 AR-1 मिसाइलें दे दे जिन्हें CH-4 ड्रोन में फिट किया जा सके। ये पूरी डील $17 लाख की बताई जा रही है। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में बुजुर्ग से लूट का मामला सामने आया है। प्रगति मैदान लूट की गुत्थी अभी सुलझी नहीं कि अब हर्ष विहार इलाके में बुजुर्ग कारोबारी से लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने बुजुर्ग को बाइक से खींचकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद घसीटते हुए रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए। अमृतसर में भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बंदूकों से लैस आए बदमाशों ने गन पॉइंट पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों को धमकाया और उसकी जेब में रखे 25,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। CCTV वीडियो के आधार पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। पुणे में लड़की पर तलवार से हमला करने का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जब युवती ने एक लड़के से बात करने से मना कर दिया तो गुस्से में वो तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ने लगा। पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के आरा में ट्रक ड्राइवर की मौत के बाद लोगों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। दरअसल अवैध खनन के खिलाफ चेकिंग कर रही पुलिस टीम को देखकर ट्रक ड्राइवर ने नदी में छलांग लगा दी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिटी हॉल के अंदर ढोल ताशे बजते नजर आए। बताया गया कि ये जश्न न्यूयॉर्क में दिवाली को पब्लिक हॉलिडे की मान्यता मिलने की खुशी में मनाया गया, जिसका मतलब है कि अब न्यूयॉर्क के स्कूलों में दिवाली की छुट्टी होगी। सिटी हॉल में जब न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने ये ऐलान किया तो वहां ढोल ताशे बजने लगे। इस दौरान भारतीय मूल के असेंबली मेंबर जेनिफर राजकुमार भी वहां मौजूद थी, जो लंबे वक्त से दिवाली को पब्लिक हॉलिडे की लिस्ट में शामिल करवाने की कोशिश कर रही थी। जश्न के दौरान सिटी हॉल में न्यूयॉर्क के मेयर और जेनिफर राजकुमार का फूलमाला से स्वागत भी किया गया और जब जेनिफर राजकुमार संबोधन के लिए मंच पर पहुंची तो सिटी हॉल में दिवाली हॉलिडे के नारे गूंजने लगे। दिवाली, 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 दिवाली। This is what victory feels like. For over 2 decades, the South Asian and Indo-Caribbean community has fought for this moment. न्यूयॉर्क के मेयर ने भारतीय समुदाय को शुभकामनाएं देते हुए ट्विटर पर लिखा, दिवाली को स्कूल हॉलिडे की लिस्ट में शामिल करने की लड़ाई में असेंबली मेंबर जेनिफर राजकुमार और समुदाय के नेताओं के साथ खड़े होने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मैं जानता हूं ये कहना कुछ जल्दी होगा, पर शुभ दीपावली। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में दिवाली की छुट्टी का ये फैसला उनके लिए अहम माना जा रहा है। अमेरिका के टेक्सास में 100 साल के बुजुर्ग जॉन गुडएनेफ का निधन हो गया। जॉन गुडएनेफ वो शख्स थे जिन्होंने रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी बनाई थी। आज की तारीख में दुनिया के करोड़ों अरबों लोग उसी रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी की मदद से मोबाइल फोन पर बात कर पा रहे हैं। लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल मोबाइल फोन्स के अलावा पोर्टेबल उपकरणों और गाड़ियों की बैटरी बनाने में भी किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी का निर्माण करने के लिए जॉन गुडएनेफ को 2019 में केमिस्ट्री में साझा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जॉन गुडएनेफ ने 1980 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेबोरेटरी बनाई थी, जहां स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट बनाने पर रिसर्च होती थी। जॉन गुडएनेफ बीते 37 वर्षों से यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में प्रोफेसर थे और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली।